मेरी शादी 7 लड़कों के साथ हो गई। वो शरीर में हट्टे कट्टे थे और मैं बिल्कुल दुबली पतली। उन सबको कैसे झेल पाती। जैसे ही सुहागरात का टाइम आया, 7 लोग बारी बारी से मेरे साथ सुहागरात मनाने लगे। उसके बाद जो हुआ उससे तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल मैं ऐसे खानदान में पैदा हुई थी जहाँ सभी भाइयों की दुल्हन एक ही लड़की बनती थी। ये हमारे गाँव की प्रथा थी। मेरी माँ भी मेरे पापा और ताऊजी की पत्नी थी। मैं 10 साल की थी और मुझसे बड़े मेरे 3 भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे तीनों भाइयों की शादी थी, पर भाभी सिर्फ एक थी। तभी मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं बिल्कुल अनजान थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई प्रथा होती है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में 3-3 भाभियाँ आएंगी। लेकिन भाइयों की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया गया तो मेरे तीनों दूल्हे भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन आई थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई, पर मैं सिर्फ इस सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी की 2 भाभी कहाँ हैं। खैर, मैं इन सब बातों को भूलकर नाचने में लग गई। शादी के बाद मैंने नोट किया कि भाभी के पास सभी भाई बारी बारी जाते थे। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया था। सब लोगों के साथ मैं भी वहाँ गई थी। जब उनके यहाँ बारात आई तो 4 दूल्हे थे। मैं सोचने लगी कि इनके यहाँ तो सिर्फ एक ही लड़की की शादी है, तो यहाँ 4 दूल्हे क्या कर रहे हैं। शादी के बाद हम घर आ गए। जब मैंने माँ को सारा काम करके खाली बैठे हुए देखा तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर ये क्या है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी माँ ने मुझे बताया कि बेटी, हमारे समाज की ये प्रथा है। लड़की का रिश्ता जिस घर में होता है उस घर में जितने भी भाई होते हैं उन सब के उससे शादी हो जाती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा कि बेटा, ये जैसे भी हो सबको करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत ही बता सकती है कि उसके कितने लड़कों के साथ शादी हो सकती है। मेरे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं सोने चली गई। कुछ सालों बाद जब मैं 16 साल की हुई तो मेरे घर पर मेरी शादी करने की बात चलने लगी। भाई और पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरा दिल इसीलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सबको कैसे संभालूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। तभी मेरे सबसे बड़े भाई आए और कहने लगे कि सीमा का रिश्ता तय कर दिया गया है। बहुत अच्छा खानदान है, लड़के 7 भाई हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 7 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी, ये सोच मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बार बार इस समाज के बारे में सोच रही थी। हम लड़कियों का ख्याल ज़रा भी नहीं है। मैंने कई प्रयास किए कि किसी तरह से शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत में भी यही लिखा था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया था कि तुम्हें इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी भी तो ये सब झेल रहे हैं। शुरुआत में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं गुस्से से कमरे में चली आई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबे जा रही थी। आखिर वो दिन आ गया, लेकिन मैं इस दिन के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक का सपना देखा था, ना कि 7 का। सब लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई तैयार हो रहा था और कोई बारातियों के स्वागत की तैयारी में लगा था। मुझे भी तैयार किया गया। मेरा रंग गोरा होने की वजह से मैं बहुत सुंदर सी दुल्हन थी। शादी के जोड़े में भी बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ ये चिंता सताए जा रही थी कि आखिर मेरा क्या होगा। तभी बैंड बाजा के साथ बारात हमारे दरवाजे पर आ गई। खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप ले जाया गया। वहाँ 7 दूल्हे बैठे थे। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उन 7 ने बारी बारी मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरों के लिए उन 7 के साथ मेरा पल्लू बांधा और फेरे करवाए। फिर हमारी शादी पूरी हो गई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी भी थी। उन्होंने मुझे कहा, देखो बेटा, अब उन 7 भाइयों के साथ तुम तुम्हारा संसार शुरू करने जा रही हो। तुम कभी उन लोगों को निराश मत करना, ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सबकी हमेशा लाज रखना। उनकी ये सब बातें मुझे हताश कर रही थी, मगर मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाहकर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए यही चर्चा कर रहे थे।
मगर मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजे और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकाल कर बिठा दिया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ सुहागरात मनाई और चले गए। मैं दर्द से करहाती रही, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े पहने। ऐसे करते करते मेरे 7 पतियों ने मेरे साथ सुहागरात मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के काम पर लगा दिया। कमजोरी के कारण मुझसे ठीक से काम भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन मैं आखिर कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज रोज होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वो लोग मुझे चलाते और सुबह घर का काम मेरी हालत खराब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे पियर ले जाया गया। वहाँ जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूंगी। तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली आई। उधर मेरी भाभी ने मेरी सास से बात की। मेरी सास को बोला कि हमारी सीमा इतने लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए अभी सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ी दया करो उस पर। फिर मेरी सास ने मेरे 7 पतियों के दिन बांध दिए। एक पति एक रात ही मेरे साथ रह सकता है और इस तरह हर पति को एक हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने की बारी आती। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोज़ाना सिर्फ एक ही पति मुझसे संबंध बनाता था। लेकिन मेरे सबसे छोटे पति बाकी सबसे अलग थे। वो मुझे समझते थे, मेरा ध्यान रखते थे और मेरी तकलीफ़ को भी समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, वो मेरा ध्यान रखते थे। मैं उनसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे पति ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी थे। मेरे सबसे छोटे पति को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके बड़े भाई मुझे छुए, लेकिन उनकी और मेरी एक ना चलती। आखिर मैं उनकी भी पत्नी थी। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझे कहा कि तुम प्रतीक से, यानी मेरे सबसे छोटे भाई से, इतना प्यार क्यों करती हो? आखिर हम भी तुम्हारे पति हैं, हमें तो तुम इस तरह प्यार नहीं करती। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे साथ गलत व्यवहार किया। मैं दर्द से करहाती रही, लेकिन उन्हें मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आया। इस तरह से मेरे बाकी पतियों को भी मेरा प्रतीक के साथ प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो मुझे मारपीट करते। प्रतीक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेचारा क्या करता। एक दिन मेरे मायके से खबर आई कि मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है। मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा कि कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें प्रतीक छोड़ आएगा और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हुई, क्योंकि कम से कम 2 दिन तो मुझे इन हैवानों से छुटकारा मिल जाएगा। उस रात प्रतीक की बारी थी मेरे कमरे में आने की। रात होते ही मेरे कमरे में प्रतीक आ गया। प्रतीक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बेड पर बिठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी प्रतीक कहने लगा, देखो, मुझे तुम्हारी ये तकलीफ देखी नहीं जाती है और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए, ये तो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। तभी मैंने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं। सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा एक ही पति का सपना देखा था, पर इस समाज की प्रथा ने मुझे अपने सपनों से ही अलग कर दिया। तभी प्रतीक ने मुझे कहा कि अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूँगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। प्रतीक की इन बातों से मुझे बहुत सुकून मिला। मुझ में एक उम्मीद जागी थी, शायद अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं झेलने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं प्रतीक के साथ निकल पड़ी। तभी प्रतीक के किसी दोस्त की दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसको वहाँ जाना पड़ा। प्रतीक ने मुझे मेरे मायके जाने वाली बस में बिठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। सब प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम का समय हुआ तो मेरे ससुराल के पास मेरे बड़े भाई का कॉल आया। कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज सीमा को भेजा क्यों नहीं? मेरे ससुर ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो, सीमा को तो सुबह ही बस में बिठा दिया था। प्रतीक के आने के बाद मेरे ससुर ने उससे कहा कि सीमा अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है, क्या तुमने उसे सही से बस में नहीं बिठाया था? तभी प्रतीक ने कहा कि नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह बिठा के आया था। अब प्रतीक भी बहुत घबरा गए कि आखिर सीमा कहाँ गई। मेरे मायके वाले भी घर आ गए थे। दूसरा दिन हो गया था, लेकिन अब तक मेरे बारे में किसी को कोई खबर नहीं आई थी। सबसे ज़्यादा प्रतीक दुखी थे। आखिर मैं कहाँ गई? 2 दिन बाद वो मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये घटना हो गई थी। मेरी कोई खबर ना लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में रिपोर्ट करवा दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गए थे, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। काफ़ी छानबीन के बाद उन्होंने ये अनुमान लगाया कि शायद सीमा अपने किसी यार के साथ भाग गई होगी। फिर बाद में इस घटना को सबने भुला दिया। सब लोग सीमा को भूल चुके थे, लेकिन सीमा को भूलना प्रतीक के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो ये बात मान ही नहीं सकता था कि सीमा किसी और के साथ भाग गई होगी। वो उसकी याद में दिन रात खोया रहता। एक रात प्रतीक अपने कमरे में सो रहा था,
तभी खटखट की आवाज सुनी। प्रतीक ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और घर की दूसरी तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। फिर उसने देखा कि उसके बड़े 3 भाई कहीं चोरी छुपकर जा रहे हैं। उसने चादर ओढ़ ली और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो तीनों गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां एक खंडर दिखाई पड़ा। वो 3 भाई उस खंडर के अंदर चले गए। प्रतीक ने चोरी चुपके पीछे की खिड़की से झांकने की कोशिश की तो उसने जो देखा उसे देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके भाइयों के हाथ में एक पोटली थी। जब उन्होंने उसे खोला तो वो देखकर वो चकरा गया। उसने देखा कि उस पोटली में गहने थे। ये वही गहने थे जो सीमा ने उस दिन घर जाने के टाइम पहने हुए थे। प्रतीक को सारा माजरा समझ आ गया था, लेकिन वो ये सोचकर दुखी हो रहा था कि उसके भाइयों ने आखिर सीमा के साथ क्या किया है, वो कहाँ है। प्रतीक ने दूसरे दिन पुलिस को बुलवाया और सारी बातें कह डाली। प्रतीक के भाई प्रतीक को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन फिर पुलिस के डर से उन्होंने ऐसा कुछ उगल दिया जिसे सुनकर प्रतीक के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे बड़े भाई ने कहा कि मैंने प्रतीक और सीमा की सारी बातें सुन ली थी। ये लोग 2 दिन बाद भाग जाएंगे। तभी मैंने सोचा कि हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रहेगी, लोग हम पर थूकेंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने ये बात अपने बाकी 2 भाइयों को बताई। हमें बहुत गुस्सा आ रहा था और इज्जत के डर से हम सीमा का पीछा करने लगे और सही मौका देखकर हमने उसे मार दिया ताकि वो प्रतीक के साथ भाग ना पाए। उसके चेहरे को इस कदर कुचल दिया गया कि कोई उसे पहचान ना सके और मैंने उसके गहने निकाल लिए ताकि मामला ठंडा होने पर हम 3 भाई उसे आपस में बांट सके। फिर उसकी बॉडी को हमने जंगल में फेंक दिया, यही सोचकर कि जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। इसीलिए वो किसी को कहीं मिल नहीं रही है। पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। समाज की ऐसी प्रथा जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है और अगर वो खुलकर जीना चाहे तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। प्रतीक अपनी पूरी जिंदगी सीमा की यादों में समर्पित कर चुका था। ये एक काल्पनिक कहानी है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए लाइक और शेयर करें और आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।